Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture. Before we start, I would like to give you a summary of the last lecture. Last lecture में हमने कैपिटल रेशनिंग के बारे में पढ़ा कि जब आइडियली तो हम हर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी नेट पॉजिटिव एनपीवी पॉजिटिव हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज हमने देखा है कि हर कंपनी के पास कुछ कैपिटल अवेलेबल होता है जो वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैपिटल अनलिमिटेड नहीं होता, वो लिमिटेड कैपिटल होता है। इसलिए कंपनीज़ को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। हमने देखा कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास बहुत सारे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ता है कि उनके पास कैपिटल की क्या अवेलेबिलिटी उन सब के लिए। उसके अलावा हमने 3-4 चीज़ें और देखी कि कई प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी पॉजिटिव एनपीवी होने के बावजूद उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एनपीवी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि हम वो प्रोजेक्ट कर सकें। और थर्डली जो फाइनली हमने एक चीज़ देखी थी कि इस्लामिक कंट्रीज़ में एक इशू ये है कि डेट फाइनेंसिंग को हराम तस्वर करार दिया जाता है बिकॉज इंटरेस्ट डेट फाइनेंसिंग पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंटरेस्ट एंड रिबा इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। दैट्स वाई वो डेट फाइनेंसिंग से काफ़ी कंपनीज इज्तनाब करती हैं। जब आप डेट फाइनेंसिंग को अपने फाइनेंसिंग मिक्स से निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास हो सकता है अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, बट यू कैनॉट इन्वेस्ट इन दोज अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज you don't have enough capital because equities जब आप सारा equity capital use करेंगे तो obviously you won't have a lot of capital, so you have to and you cannot rely on debt markets because debts are not ethically aligned with your religion. So इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है मुस्लिम कंट्रीज़ में कि कंपनीज़ के पास फाइनेंसिंग के उतने ज़्यादा सोर्सेज होते नहीं हैं जो नॉर्मली उन कंपनीज़ को होते हैं जो डेट फाइनेंसिंग भी यूज़ करें। सो इस तरह के बहुत सारे हमने रीज़न्स देखे कि हमने कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना। उसके अलावा हमने एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कैपिटल रेशनिंग में, इसमें IRR और NPV इंटरप्रिटेशन विद लिमिटेड कैपिटल में हमने देखा था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि IRR के नंबर पॉजिटिव आ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा IRR के नंबर हाईएस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन NPV इन प्रोजेक्ट्स की हाईएस्ट नहीं होती। सो IRR का जो नंबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन केस ऑफ कैपिटल रेशनिंग हम IRR पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू पे और उसके अलावा बजट यूटिलाइजेशन पे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में मैंने आपको पहले बताया था कि हम अगर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हम वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, NPV सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर हो, वो वाले प्रोजेक्ट्स हम सबसे पहले करने की कोशिश करें। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारा जो बजट है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। बजट यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हमारे पास, जैसा कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास 1000 रुपये पड़े हुए हैं और हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर हम उनमें से कोई भी 3 चूज़ कर सकते हो, चौथा ना कर सकते हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 3 प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसमें आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज हो जाए, जिसमें से 1000 का ऑलमोस्ट 99 to 100% आप उसमें सारे का सारा इन्वेस्ट हो जाए। फोकस इस बात पे इसलिए होता है कि अगर हम अपना सारा बजट यूटिलाइज नहीं कर रहे, अगर हम पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा नहीं लगा रहे, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमारे पास और यही ऑप्शन होगी कि हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ ले लें या फिर हम बैंक में पैसा रख दें। उस पर रिटर्न बहुत लो होता है जो आपकी इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहा होता मोस्टली। सो इसलिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ योर बजट। सो 2 क्राइटेरिया आप हमेशा याद रखें जब कैपिटल रेशनिंग है, तो आपने NPV मैक्सिमम NPV प्रोजेक्ट्स लेने, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपना बजट को मैक्सिमम यूटिलाइज करना। सो दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। इसके साथ ही अब हमारा कैपिटल बजटिंग और प्रेजेंट वैल्यूज़ का सेक्शन ख़त्म होता है। आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। अगले 3 लेक्चर हमारे बॉन्ड्स पे होंगे। बॉन्ड्स होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो कहाँ पे कौन सी एक्सचेंजेस पे वो अवेलेबल होते हैं जहाँ से उनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा इनकी खसूसियात और इनकी लीगैलिटीज़ और ये सब चीज़ें हम अगले 3 लेक्चर्स में देखेंगे। इसके अलावा
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम देखेंगे कि बॉन्ड्स को प्राइस कैसे किया जाता है। प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया इन फाइनेंस, और उसमें हम अपने कैपिटल बजटिंग और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए रैशनली बॉन्ड्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें जो बॉन्ड्स के मुतल्लिका हैं वो इंशाल्लाह हम अगले 3 लेक्चर्स में देखेंगे। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट and I just want to say again that bonds are a very important source of financing for the companies. These are long-term financing, and companies rely on long-term financing to achieve their purposes quite often. Basically ये एक mix होता है debt और equity का जो उनकी financing होती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी तब निकलती है, हम देखते हैं कि हमारा डेट कितना है और डेट की परसेंटेज कितनी है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी एक्विटी कितनी है और एक्विटी की परसेंटेज उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हमारे पास फाइनली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है जो हम यूज़ करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट फॉर ऑल आवर प्रोजेक्ट्स। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बाद में देखेंगे, इसलिए कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने से पहले हमें ये देखना है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। वैसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी डेट सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, जिनमें डेट सिक्योरिटीज़ में मेन सिक्योरिटी बॉन्ड्स होती हैं, जो डेट सिक्योरिटीज़ आ रही हैं हम उसका सारा मैकेनिज्म देखें, उनको वैल्यू कैसे करते हैं। उसके बाद हम एक्विटी सिक्योरिटीज़ की तरफ आ जाएंगे, स्टॉक्स और बाकी जो चीज़ें, और उनको क्लासिफिकेशन क्या है, वैल्यूएशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हैं जब हमें इन दोनों सिक्योरिटीज़ के बारे में अच्छी तरह महारत हासिल हो जाए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द बॉन्ड्स. So the learning objectives today, after going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics. First is bonds, second is classification of bonds. So bonds, obviously we'll start with the bonds, and then we'll see classification of bonds and all stuff related to that. Up to lecture number 11, we have discussed the investment decisions and capital budgeting as it relates to real assets and properties. Now we'll discuss about securities. देखिए लेक्चर 11 तक हम मोस्टली ये देख रहे थे कि रियल एसेट प्रोजेक्ट्स में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हों तो उनको वैल्यू कैसे करेंगे और उनके मुतल्लिका सब चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, जब सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी तो उनको वैल्यू कैसे करना है, वो हमारी बैलेंस शीट या बैलेंस शीट में कहाँ पे आएंगी और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, लीगैलिटीज़ क्या हैं, और ये सब चीज़ें अब हम अगले लेक्चर्स में, अब जो नया सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें हम वो सब चीज़ें देखना शुरू करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया इन फाइनेंस। सिक्योरिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी फॉर्म्स होती हैं सिक्योरिटीज़ की, कुछ डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं। डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ और वो सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें हम डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं, लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव्स में होता है, डेरिवेटिव्स में हम डायरेक्टली कोई चीज़ बाय नहीं करते, उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो किसी और चीज़ से ड्राइव हो रही होती है। डेरिवेटिव्स आर अ बिट कॉम्प्लेक्स, और वो हम जब फ्यूचर में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव्स की डिटेल्स क्या हैं, उनको प्राइस कैसे किया जाता है, और पाकिस्तान में डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में हैं तो हाउ कैन यू यूज़ देम। सो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया इन फाइनेंस कॉल्ड बॉन्ड्स. Right, so difference between real assets and securities, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं. Real assets are physical properties such as land, machinery, equipment and buildings etc. Whereas securities basically are contractual piece of paper. देखें real asset वो वाले asset हैं जो जब हम वो asset buy करते हैं तो we have something solid, we have something tangible जिसको हम touch कर सकते हैं और जिसकी एक value उस तरह से होती है। लेकिन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दीज आर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पीसेस ऑफ पेपर। ये आपके पीस ऑफ पेपर होते हैं जो आपको कुछ राइट्स देते हैं, और राइट्स के साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं। यू बाय सम राइट्स, और ये जो राइट्स आप बाय करते हैं इनकी डिटेल्स क्या होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर्स हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। क्या डिफरेंस है और ये सब क्या चीज़ें हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। देखिए जब हम फिज़िकल एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें जब हम एक एसेट बाय कर लें तो हमें, जब हम एक एसेट बाय कर लेते हैं, लाइक व्हेन आई बाय अ कार, अगर मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ तो गाड़ी मेरे पास जब आ जाती है तो मेरे पास एक फ़िज़िकल चीज़ आ जाती है, मुझे पता है मैं क्या बाय कर रहा हूँ और मैं पहले वो देख सकता हूँ, सब चीज़ें ऑब्जर्व करके एक मैं फ़िज़िकल एसेट बाय कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक सिक्योरिटी बाय करता हूँ तो मुझे सब कुछ पता नहीं होता अनलेस आई सी द कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर्स, इसलिए कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर की बेसिस पे होगा।
गाड़ी बाय करने के बाद मेरे पास एक फिजिकल चीज़ आ जाती है, सिक्योरिटी बाय करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीस ऑफ पेपर आता है. सो आई शुड अंडरस्टैंड दैट कॉन्ट्रेक्चुअल पीस ऑफ पेपर, ताकि मुझे पता हो कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल पीस ऑफ पेपर को बाय करके मैं क्या बाय कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम बाइंग. फ्यूचर में अगर मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा. मोस्टली हम अगर बॉन्ड बाय करते हैं तो बॉन्ड्स आपको फ्यूचर में कूपन्स देते हैं. अगर कूपन्स देते हैं तो कितना मिलेगा, कूपन की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, वो कूपन डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, उसकी क्या परसेंटेज है. सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू रियल एसेट्स. इसलिए लोग थोड़ा सा घबराते हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हुए, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सिक्योरिटीज़ दैट वेल. और देयर इज़ ऑलवेज अ बायस टूवर्ड्स बाइंग फिजिकल एसेट्स एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटीज़. लेकिन सिक्योरिटीज़ आर गुड एसेट्स जिसमें आप बाय कर सकते हैं, और यू कैन मेक मनी investing in securities. You can use securities to what can I say, आप अगर आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं कंपनी के किसी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, तो आप सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं. सो सिक्योरिटीज is a way of getting investment for the businesses, and securities is a way of investment for general public. So इसलिए अभी हम डिटेल में देखेंगे कि यू एज अ फाइनेंशियल मैनेजर विल डील विद मैनी सिक्योरिटीज़. आप उनसे कैसे डील करेंगे, अगर आप एक सिक्योरिटी बाय करें तो आप क्या बाय करें, वो डिटेल में हम उसके सारे एस्पेक्ट्स देख लेंगे कि और आप उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. We have discussed about two types of securities: direct claim securities. First type is direct claim securities. Direct claim securities में stocks, shares हमारे आ जाते हैं. It is defined as equity paper representing ownership, shareholding, appears on the liability side of the balance sheet. Equity paper represents ownership. देखिए, जब भी हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के. या तो हम उस बिज़नेस में एक ओनरशिप स्टेक खरीद लेते हैं, या हम उस बिज़नेस को पैसे उधार दे देते हैं कि आपने हमें इन टर्म्स पे पैसे वापस करने हैं. और दोनों में डिफरेंसेस होंगे. आपको पता है कि अगर आप ओनर हो जाते हैं बिज़नेस के, तो आपको उसके प्रॉफिट्स में भी आप शेयर करेंगे और लॉसेस में भी शेयर करेंगे. लेकिन जब आप बिज़नेस को सिर्फ लोन दे रहे हैं, इन दैट केस यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ हाई आर द प्रॉफिट्स, यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर रिटर्न. आप ये इससे कंसर्न है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिले, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो, और मेरे इनिशियल प्रिंसिपल पेमेंट मुझे वापस मिले. यू आर नॉट कंसर्न अबाउट हाउ मच मनी द बिजनेस इज मेकिंग, हाउ गुड इज इट. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि डेट फाइनेंसिंग वाले इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं होते कि बिजनेस का अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा, बिल्कुल वो, लेकिन उनका स्टेक उनके प्रॉफिट्स में नहीं होता, इसलिए उनकी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिजनेस अपना मैक्सिमम अपने रिटर्न को मैक्सिमम करने की कोशिश करे. वो सिर्फ इसमें कंसर्न है कि बिजनेस इतने पैसे कमा सके कि आसानी से वो इंटरेस्ट पे कर सके और साथ ही उनके प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर सकें. और बेसिकली जो हम ये कोर्स देख रहे हैं, इसमें आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. और शेयर होल्डर्स वेल्थ ऑब्वियसली हम फोकस करें शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऊपर. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी में स्टॉक बाय किया होता है. अभी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा स्टॉक पे, इसलिए कि स्टॉक इंशाल्लाह जब हमारे बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे स्टॉक्स पर डिटेल 3-4 लेक्चर्स हैं, इसमें आप डिटेल में सब चीज़ें देख पाएंगे. और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. आपने बैलेंस शीट देखी होगी, वहाँ पे ओनर्स इक्विटी अक्सर आई होती है, पेड इन कैपिटल, इस तरह की चीज़ें होती हैं. दैट इज ओनर स्टेक इन द बिजनेस. सो वो हमारी लायबिलिटी साइड पे शो हो रहा होता है. बॉन्ड्स. सो डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में, डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ में जो सेकंड चीज़ आती है, इट्स कॉल्ड बॉन्ड्स. It is a debt paper representing a loan or borrowing. These are long-term debt instruments. So bonds की याद रखें कि bonds are long-term debt instruments. ये long term होते हैं. Mostly medium term भी हो सकते हैं, लेकिन quite often they are more than 5. इनकी जो maturity rate होती है वो 5 साल से ज़्यादा की होती है. 5 साल से ज़्यादा की होती है, लेकिन 3 साल के भी अक्सर होते हैं. 3-5 इस तरह ये चलते हैं. 10 years के भी bonds होते हैं. और एक बात याद रखें, जो शॉर्ट टर्म हमारी लोन्स होते हैं उनको हम बिल्स कहते हैं. बिल्स, रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन.
कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उनको बिल्स कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको बॉन्ड्स कहते हैं। बिल्स के लिए जो लोन्स की मैच्योरिटी होती है वो 1 साल से कम होनी चाहिए, वो 1 साल से जब ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड्स कहलाएंगे। और बॉन्ड्स काफ़ी 10 ईयर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, 20 और इवन 30 ईयर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। सो रिमेंबर द डिस्टिंक्शन और लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखेंगे बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बैलेंस शीट, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। इक्विटी का तो हमने देखा कि लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं बॉन्ड्स। One should be very careful regarding the classification of bonds on the balance sheet, because when you are issuing bonds, that is borrowing money, then the value of the bond appears under liability side as long-term debt of the balance sheet. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि bonds are long-term debt. जो एक कंपनी अगर एक बॉन्ड इशू करती है तो वो लॉन्ग टर्म डेट हासिल कर रही है, तो लॉन्ग टर्म डेट ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड पे आएगा, और लायबिलिटी साइड पे वो लॉन्ग टर्म डेट में आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर वो बिल्स हों तो फिर वो शॉर्ट टर्म डेट्स में आएंगे, लेकिन इन आवर केस हम बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, बॉन्ड्स हमारे हमेशा लॉन्ग टर्म डेट्स में आएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। इफ यू आर इन्वेस्टिंग और बाइंग बॉन्ड्स of other companies, then their value appears under asset side as marketable securities of the balance sheet. हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आप बॉन्ड्स बाय करते हैं, अगर हमारा कोई बिजनेस किसी और बिजनेस के बॉन्ड्स बाय करता है एज एन इन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करता है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो एसेट साइड पे आएगा, बिकॉज हमारा वो एसेट है। लायबिलिटी वो किसके होगा, या तो वो अगर हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बाई की तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगा, अगर हमने किसी और कंपनी की सिक्योरिटी बाई की है तो वो उसकी लायबिलिटी होगा, उनकी वो लायबिलिटी साइड पे आएगा, लेकिन हमारी वो एसेट साइड पे आएगा। और एसेट साइड में वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के सेक्शन में आएगा, जहाँ पे हम उसको रखेंगे अगर हमने बॉन्ड किसी और कंपनी का बॉन्ड एज एन एसेट बाई किया। The important thing to remember is that the stock represents the ownership and the bond represents the debt. Both are direct claim securities. So another important thing to remember is that the stock represents ownership. Stock जो भी होता है वो ownership को represent कर रहा है, and bonds represent debt. और जो भी bonds हैं वो loans और debts को represent कर रहे होते हैं। Both are direct claim securities. ये दोनों हमारी direct claim securities हैं। जो डायरेक्ट क्लेम से मुराद है कि आप अगर आपने बॉन्ड एक बाय किया किसी कंपनी का, तो बॉन्ड अगर आप एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया तो ऑब्वियसली कंपनी के जो प्रॉफिट्स आएंगे उस पर डायरेक्ट क्लेम है उनका, ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो हमने उसमें से पे करना है। एंड स्टॉक्स में भी ऐसा ही है, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ी सी डिस्टिंक्शंस हैं। स्टॉक्स में अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो डिविडेंड हर साल, अगर किसी साल नहीं देना चाहती तो वो ना दे, और कई ऐसी कंपनीज हैं जो कभी डिविडेंड्स नहीं देती और उनका फोकस होता है कि वो ग्रोथ पे फोकस करें और उनकी कंपनी ग्रो। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि अगर एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो वो क्या कर रही है। अगर एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो क्या कर रही है। लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एग्जांपल। अगर हम एक छोटे सी एग्जांपल स्टार्ट करें, एक लेमन जूस स्टैंड आप खोलते हैं। अगर आपने एक लेमन जूस स्टैंड खोला है तो आपके पास खोलना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं फाइनेंसिंग की। पहली फाइनेंसिंग ये है कि आप उसमें इक्विटी होल्डर्स फाइंड करें, ऐसे लोग फाइंड करें जो इंटरेस्टेड हों, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएं और वो ओनरशिप ले लें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस में डेट होल्डर्स हों, और जो डेट होल्डर्स आपके बिजनेस में हों, जिनसे आप उधार लेंगे वो डेट होल्डर्स होंगे, वो आपके बॉन्ड होल्डर्स होंगे। सो दोनों में अब ये होता है कि आपका बिजनेस पहले से आप कुछ डेट फाइनेंसिंग लेते हैं, कुछ इक्विटी फाइनेंसिंग लेते हैं। आपका जो कम्बिनेशन होता है 60% इक्विटी फाइनेंसिंग, 60% आपने शेयर इशू किए हैं कुछ लोगों को, आपकी फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस एज इक्विटी। तो वो आपके साथ ओनर्स होंगे उस बिजनेस के, और उसके साथ ही आपने कुछ लोगों से और पैसा लिया उधार, लोन्स, एंड वो डेट होल्डर्स होंगे बिजनेस के। सो पहले साल बिजनेस काम करता है, बिजनेस ने कुछ पैसा कमाया, तो अब जब हमारे पास पहले पैसे आ गए, तो जब हमारे पास पहले हमारे प्रॉफिट्स आ गए कैश फ्लो में, कैश फ्लोज की बात करेंगे, वो कैश फ्लोज प्रॉफिट्स जो हम अब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उनसे हमें पहली चीज़ जो हमें उनमें से देखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहली उनमें चीज़ जो देखते हैं इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है वो हमें पे करना पड़ेगा हाल में अपने बॉन्ड होल्डर्स को। लेकिन जो हमारे इक्विटी होल्डर्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि देखें इस साल हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया उससे हम इन्वेस्टमेंट करके एक और लेमन स्टैंड खोल लें, और अगर 2 लेमन स्टैंड खोल जाएंगे तो अगले साल आपको जो डिविडेंड हम दे सकते होंगे वो ज़्यादा मिल सकता है।
तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू डू, इसलिए वो लोग डिविडेंड नहीं दे रहे और वो इन्वेस्ट करके एक और लेमन स्टैंड खोल रहे हैं। सो अगर वो इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे तो उनकी लेमन स्टैंड्स काफ़ी सारे खुलते जाएंगे। तो इसका मतलब अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ती है। शेयर प्राइस तब बढ़ती है जब आप अपने प्रॉफिट्स रिटेन करके पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू एसेट्स प्रोजेक्ट्स में उसको इन्वेस्ट करते हैं। जब पैसा आप या तो पैसा अगर आप लोगों को वापस कर देते तो वो पैसा तो ख़त्म हो जाता, लेकिन अगर वो पैसा आप अपने बिजनेस में रख के अगर आपके पास नेट पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपकी शेयर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब शेयर की प्राइस बढ़ने से उनको ये फ़ायदा है कि अगर वो होल्ड करते हैं कुछ अर्सा शेयर को तो 1-2-3 साल के बाद उन्हें शायद शेयर खरीदें और 10 रुपये पे वो 100 रुपये पे चला जाए और वो कैपिटल गेंस ले सकते हैं। और अगर फ्यूचर में जब हम देखते हैं कि हमारे पास इतने लेमन स्टैंड्स हो गए हैं और अब हमें और लेमन स्टैंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको हम एज डिविडेंड्स लोगों को देना शुरू करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू एसेट प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन। सो रिमेंबर ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि हमने इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। एंड उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंस कैसे होगी सारी। और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन है कि उसमें हमने डिविडेंड देना है कि नहीं देना। डिविडेंड का डिसीजन सिर्फ हम एक्विटीज़ के केस में ले सकते हैं, डेट के केस में हम नहीं ले सकते। डेट के केस में वी हैव टू पे द मनी टू द डेट होल्डर्स। तो आई गिव दिस स्मॉल एग्जांपल just to give you an idea how the capital markets work and how can they be very useful for the businesses. Right, when a company or investor is raising funds, he has two possible options available to him. One is equity, second is debt. Equity की मैंने आपको बता चुका हूँ। Equity is like buying ownership in a business. अगर आप बिजनेस में ओनरशिप बाय करना चाहते हैं तो आप equity बाय करेंगे। अगर आप बिजनेस में अगर आप बिजनेस को लोन देना चाहते हैं तो आप डेट बाय करेंगे। और इसी तरह अगर कोई कंपनी इक्विटी इशू करती है तो वो ओनरशिप स्टेक्स दे रही होती है लोगों को। और अगर कोई कंपनी डेट इशू करती है तो वो डिफरेंट प्लेयर्स को लोन्स ऑफर कर रही होती है। और मुख्तलिफ लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स दे कैन ईदर बाय द डेट और नॉट। राइट, सो लेट्स डू अ स्मॉल एग्जांपल to make things more crystal clear. A textile weaving factory uses thread to make cotton fabric and then sells cotton fabric to earn cash receipts. एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो धागे को यूज़ करती है कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए, एंड देन सेल कॉटन फैब्रिक टू अर्न कैश रिसीट्स। सो फिर उसके बाद वो कपड़े को ऑब्वियसली सेल करते हैं टू अर्न कैश रिसीट्स। इट नीड्स ₹1 million टू मेक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लूम्स एंड मशीनरी। उनको 1 मिलियन की फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। 1 मिलियन 10 लाख की उन्हें ज़रूरत होती है। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लूम्स और मशीनरीज़ में। लूम्स वो जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिस पे धागा को कन्वर्ट किया जाता है कपड़े में, वो ऐसी मशीनरी चाहिए होती है। सो दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर एक कंपनी को फाइनेंसिंग की ज़रूरत है तो हाउ कैन द कंपनी यूज़ द कैपिटल मार्केट्स। इट हैज़ 2 ऑप्शंस। इट कैन रेज मनी थ्रू एक्विटी और डेट। अब जैसा कि हमने देखा है कि 2 ऑप्शन हैं, या तो वो एक्विटी इशू कर सकती है या वो डेट इशू कर सकती है। तो उसे क्या करना चाहिए? बेसिकली डिपेंड्स कि कंपनी क्या करना चाहती है, एक्विटी इशू करना चाहती है इस प्रोजेक्ट में इस इन्वेस्टमेंट के लिए, या डेट करना चाहती है। और हम दोनों चीज़ें करके देख लेते हैं कि एक की क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, दूसरे की क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड हर कंपनी के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसके ऊपर उन्हें बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है। एंड आप एक बात याद रखें, देखिए आई विल टेल यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेमवर्क से मुराद है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है, एक्विटी की खसूसियात क्या हैं, डेट की खसूसियात क्या हैं, एक्विटी के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, डेट के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। आई टेल यू ऑल दिस एंड आई कैन अश्योर यू कि ईच वन ऑफ यू जब आप बिजनेसेस में आएंगे तो जैसे मैंने आपको ये बताया है ये एग्जैक्टली आप ये जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ आपकी ऐसी सिचुएशंस नहीं होंगी, आपकी सिचुएशंस कुछ और होंगी। आप हमेशा लेकिन आपको अगर इन चीज़ों की खुसूसियात पता है एंड इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ कैपिटल मार्केट्स टू इशू एक्विटीज़ एंड डेट्स, यू कैन फाइनेंस ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन दैट। सो याद रखें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी ऑब्वियसली जब आप बिज़नेस में जाएंगे
बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाएंगे तो आपको काफ़ी मौका मिलेगा ये चीज़ें अप्लाई करने का। लेकिन अगर अभी भी देखना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ केस स्टडीज़ देख सकते हैं। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। आप हर कंपनी कोशिश कम से कम ये करें कि कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के गौर से देखें, उसमें नोट्स देखें खासतौर पे कि कंपनीज़ कैसे कर रही हैं। कई दफ़ा कंपनीज़ ने दिया होता है कि हमने ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके लिए हमने इक्विटी इतनी इशू की, हमने डेट इतना इशू किया, और उससे आपको फिर आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली देखें, नोबडी इज़ परफेक्ट इन एनीथिंग। हर बंदा प्रैक्टिस से ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और वो आप भी जितना ज़्यादा इन चीज़ों को ऑन रेगुलर बेसिस देखेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे। सो बेसिक ट्राई टू मेक दिस अ हैबिट। आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग। व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था इन इंग्लैंड, देन उस टाइम फाइनेंशियल टाइम इज़ अ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जिसमें फाइनेंस की न्यूज़ आती थी, एंड इट इज़ क्वाइट अ बिग न्यूज़पेपर। अगर देखें तो उसमें 30-40 पेजेस होते हैं, एंड आई यूज़ टू हैव इट ऑन मी ऑल द टाइम्स। वो हमेशा मेरे पास होता था, मैं हमेशा उसमें देख रहा होता था कि क्या हो रहा है, नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, कंपनीज कैसे काम करती हैं, एंड इट वाज वेरी इंट्रीगिंग टू मी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। इट वाज लाइक जब जैसे ही मैं सुबह उठता था सबसे पहले मैं जाके न्यूज़पेपर लेता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल दैट। अभी शायद उतना एंथुसियाज्म नहीं रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि फाइनेंस में भी अगर आपने काम करना है तो यू हैव टू हैव सम एंथुसियाज्म, यू हैव टू हैव अ क्रिटिकल एंड इंक्वायरिंग माइंड जो इन चीज़ों को समझ सके, अप्लाई कर सके और इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। ओनली देन you're going to excel. Otherwise, being mediocre never helps. So I would urge you to put some effort in, not in the pen sense कि आप 24 घंटे बैठ के चीज़ें देखते रहें, लेकिन try to understand and enjoy these things and you will gain a lot from this study. So let's move forward. कि यहाँ पे हम equity और डेट की जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब हम 1 मिलियन की हमें फाइनेंसिंग एक कंपनी को चाहिए तो इक्विटी इशू करनी चाहिए, डेट इशू करनी चाहिए। देख लेते हैं कि दोनों के क्या फ़वायदे हैं, क्या नुकसान। लेट्स सपोज दैट कंपनी डिसाइड्स टू टेक ₹1 million in the form of debt. It can raise money for a period of 1 year by debt financing by issuing 1-year mortgage bonds, whereby it pays the lender, that is investor or bondholders, 15% per annum coupon interest rate. Right. कंपनी ये करती है कि डेट फाइनेंसिंग इशू करती है, इशूइंग अ 1-year mortgage bond whereby it pays the lender the investor bond holders 15% per annum coupon interest rate. 1 साल के लिए वो 15% इंटरेस्ट रेट पे 15% इंटरेस्ट रेट पे वो बॉन्ड इशू करेगी कंपनी। लेट्स सी द नंबर्स। व्हेन यू सी द नंबर्स यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। You decide to divide 1 million into 1,000 parts, and each one of these parts in the form of paper that has a face value or par value of ₹1,000. Each bond paper worth ₹1,000 and the total number of bonds is 1,000. Each bond paper carries the face value which is printed on it, and it also carries coupon interest rate. So आपको 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप उसके 1,000 पीसेस में डिवाइड करते हैं। अब 1 मिलियन को 1,000 पे डिवाइड करके देख लें, आपके पास 1,000 बॉन्ड्स पे आ जाएंगे। ईच बॉन्ड पेपर इज वर्थ 1,000, और वो जो 1,000 हमने देखा था कि 1,000 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड अगर आपके पास एक बॉन्ड हो तो आपको 15% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो 1,000 बॉन्ड्स पे भी हमने 15% इंटरेस्ट रेट देना है। So let's see the numbers. ये थोड़ी सी मैं चीज़ें क्लियर करके आपको नंबर्स पे आता हूँ, तो नंबर्स में आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा what exactly is happening. Suppose that coupon interest rate on this bond is 15%. It means that company would pay 15% of the face value to the lender. कूपन 15% है, और अब जो भी बॉन्ड होल्डर होगा उसके पास जितने भी बॉन्ड होंगे उसका 15% कूपन होगा। 15% कूपन है और 15% हम उसको उसके ऊपर पे करेंगे 1 साल के अंदर। इट इज़ द इनकम ऑफ द लेंडर, बॉन्ड होल्डर, जो भी बॉन्ड होल्डर होगा उसकी इनकम होगी। द बॉन्ड ऑल्सो हैड अ लिमिटेड लाइफ, हमने कहा था 1 साल के लिए फाइनेंसिंग है, सो इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ। इन दिस केस वी सपोज दैट मैनेजमेंट नीड्स मनी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। चलें, अब हमने देखा है कि मैनेजमेंट को 2 साल के लिए पैसों की जरूरत है। द कंपनी pays the coupon rate to the bond holders for 2 years and also returns the principal to the lender after 2 years at the maturity date. Right.
सो शुरू में तो हम देख रहे थे कि 1 साल के लिए, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट किया कि 2 साल के लिए अगर कंपनी को ज़रूरत है तो क्या होगा। कंपनी को फिर 15% कूपन रेट 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा। पहले साल में भी 15%, सेकंड साल में भी 15%, और सेकंड साल के एंड पे उन्हें जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी। सो आपको कुछ याद आ रहा होगा जो हम अभी कैपिटल बजटिंग में प्रेजेंट वैल्यूज़ जो हम फाइंड करते रहे उसमें भी ऐसे ही होता था कि हम ये देख रहे थे कि कुछ पेमेंट्स आपको मिल रही हैं। अब जो 1 साल के बाद पेमेंट मिली है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें सेकंड ईयर में पेमेंट मिली है उसको हमने 2 साल के डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा। और हमारी जो प्रिंसिपल फाइनली हमें वापस मिल रही है उसको भी हमें 2 साल के डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा। तब जाके वी कैन वैल्यू दिस डेट सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। वी आर गोइंग टू डू दैट इन अ लिटिल व्हाइल। The lenders or bondholders or investors' money is protected because the mortgage bond is backed or secured by real property such as land, factory, building and machinery. अच्छा, अगर आपने देखा होगा तो शुरू में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। देखिए यहाँ पे, let's suppose that the company decides to take ₹1 million in the form of debt. It can raise money for a period of 1 year by debt financing by issuing 1-year mortgage bond where it pays the lender, the investor, bondholder 15% पर annum coupon interest rate, right? So 1 year mortgage bonds, मैंने mortgage bonds लिखा था तो mortgage bonds का मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो देख लीजिए यहाँ पे। The lender or bondholder or investor money is protected because the mortgage bond is backed. जो हमारा mortgage bond है वो backed है, backed by real property है, such as land, factory, building and machinery. This is a reality. जब आप बिजनेस वर्ल्ड में आएंगे तो आप जब भी किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे या बॉन्ड्स इशू करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा कोलेट्रल मांगेंगे कि व्हाट इज़ द कोलेट्रल। कोलेट्रल वो चीज़ होती है जो आपको आप रखते हैं इन केस के अगर आप पैसे वापस ना कर सकते हो, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो वो कोलेट्रल बेच के वो चीज़ जो बैंक है वो कोलेट्रल बेच के अपने पैसे पूरा कर सकता है, या बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कोलेट्रल सेल करें होगा और सब बॉन्ड होल्डर्स को उनकी पेमेंट वापस मिल जाएगी। सो अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट फाइनेंसिंग विदाउट कोलेट्रल। आपको कोई कोलेट्रल देने में, देखिए कोलेट्रल से फ़ायदा कैसे, कोलेट्रल आप क्या रख सकते हैं, कोलेट्रल आपको अपनी बिल्डिंग रख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं, लैंड रख सकते हैं, मशीनरी रख सकते हैं। अब फ़ायदा इसमें ये है कि दीज आर ऑल इलिक्विड एसेट्स। इलिक्विड से मुराद है कि आपने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है बिल्डिंग के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या मशीनरी के अंदर, तो अब वो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, पैसा तो आपने इन्वेस्ट किया है लेकिन आप उस पैसे को कहीं यूज़ नहीं कर सकते और बस एक जगह पे यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको कोलेट्रल रखते हैं और उसकी बेसिस पे आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है तो आप उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको और मशीनरी की ज़रूरत है। इन दिस केस हमें 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि हम और कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हैं और वो हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन वी रियली रिक्वायर इट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी मशीनरी, लैंड या फैक्ट्री की बिल्डिंग को कोलेट्रल रख के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। बॉन्ड्स जब इशू हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। पैसे जब आ जाएंगे तो यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू मशीनरी। जब न्यू मशीनरी बाय होगी तो ऑब्वियसली उसे आप और धागे से कपड़ा कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कैश फ्लोज, आपकी सेल्स बढ़ेंगी। इफ़ दिस इज़ अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली अगर वो है तो आप ऐसे करेंगे। तो जब 2 साल के दौरान आप 2 साल ऑब्वियसली जब उसको वो मशीनरी लगाने के बाद आपको पैसे मिलेंगे तो आप अपने डेट होल्डर्स को पैसा वापस कर देंगे। पैसा सारा वापस हो गया और आपके पास एक नया एसेट आ गया जो आप अपनी पुरानी फैक्ट्री के साथ लगा के अब आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपकी कैश फ्लोज बढ़ जाएंगी। सो दिस इज़ अ वे टू यूज़ इलिक्विड एसेट्स टू फाइनेंस न्यू फाइनेंसिंग, टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड इट। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लेंडर्स की, तो लेंडर्स भी ज़रा ज़्यादा रिलैक्स होकर पैसे दे देते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि अगर इन केस दिस कंपनी डिफ़ॉल्ट्स तो हमारे पास ये एक रियल एसेट पड़ा हुआ है जो हम बेच के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। सो उनके लिए भी रिस्क कम हो जाता है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैटरल एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। अपॉन मैच्योरिटी आफ्टर 1 year द बॉन्ड issuer will return the par or face value or principal amount of ₹1 year to the lender। अगर 1 साल के बाद मैच्योरिटी हो तो वो पार या फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू होगी वो भी वापस करेगा लेंडर को। Now we discuss different concepts which are common in different bonds।
जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिंग मनी ईदर थ्रू इक्विटी और थ्रू बॉन्ड्स। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा कि जहाँ वो हमें रेलिवेंट लगेगा, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि बॉन्ड्स कहाँ पे हमारे लिए बेटर हैं और इक्विटीज़ हमारे लिए कहाँ पे बेटर है। राइट, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप थोड़ी देर इस पे सोचें ताकि आपको कुछ आइडिया हो। व्हाई टू रेज मनी थ्रू डेट, दैट इज बॉन्ड्स रादर देन थ्रू इक्विटी, शेयर्स और स्टॉक्स? लेट्स सी व्हाई. Right, if the company raises money through bonds, then it will have to pay a fixed amount of interest or markup regularly for a limited amount of time. अगर कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और फाइनली आप प्रिंसिपल वापस कर देंगे और आपका वो लोन सेटल हो जाए। यू डू नॉट शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, आप एक प्री डिफाइंड आप पहले से बता देंगे कि कितना, जैसे कि अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि 15% इंटरेस्ट रेट पहले से उन्होंने बता दिए, तो वो आपने जितने अरसे के लिए भी आपने डिसाइड किया है कि आपको फाइनेंसिंग चाहिए उतने अरसे के लिए आपको 15% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और एंड में आपको प्रिंसिपल अपनी वापस कर देनी है। लेकिन जो यू डू नॉट शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, आपकी जो कंपनी के इस दौरान प्रॉफिट्स आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने लास्ट टाइम कंपनी को 1 मिलियन रुपीज़ की ज़रूरत थी, 10 लाख रुपए की, ताकि वो नई मशीनरी लगा सकें जिससे वो कन्वर्ट कर सकें धागे को कपड़े में। अब फ्यूचर में उसकी वजह से कंपनी की सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी। उन्होंने बॉन्ड इशू किया था, इसलिए उन्हें सिर्फ 2 साल के लिए वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद 2 साल के बाद प्रिंसिपल भी पे कर देंगे एंड दे आर ओवर एंड डन विद द बॉन्ड होल्डर्स। और उन्हें फ्यूचर के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या इस दौरान अगर उनके 15% से ज़्यादा प्रॉफिट सिचुएशन में आए तो दे डोंट हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स with the bond holders. They just have to give them the interest rate, the coupon rate and finally the face value of the bond, जो obviously जितने पैसे शुरू में लिए होंगे उतने पैसे वो वापस कर देंगे। So it's simple, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर हम अपने लोगों को ओनरशिप स्टेक नहीं देना चाहते कंपनी में तो बॉन्ड्स आर अ गुड ऑप्शन, जो आप जिसके लिए आप फाइनेंसिंग हासिल करके लोगों से और उनको उनका रिटर्न दे देते हैं और आप उनको प्रॉफिट्स में से शेयर नहीं देते। Right, but what is the risk? But there is legal risk attached to the failure to pay interest can force the company to close down. अब देखिए, everything has some advantages and disadvantages. अब in this case जो हमने एग्जांपल की है जिसमें 1 मिलियन कंपनी ने रेज किया थ्रू बॉन्ड्स, अगर इस केस में कंपनी ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, अगर कंपनी ने जो मशीन नहीं लगाई है उससे उनकी जो प्रोजेक्शंस है वो गलत हो जाए और वो नेगेटिव में चली जाए और कंपनी ओवरऑल पूरी कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं लॉसेस में चली जाए, तो क्या होगा? इन दैट केस you won't be able to pay the debt holders the money. अगर debt holders को आप पैसा नहीं दे सकेंगे और अगर आप debt holders को इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो debt holders can legally force a company to close down करवा के कंपनी की जो एसेट्स हैं वो बिकवा के भी अपने पैसे ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कोलैटरल का कॉन्सेप्ट है, अगर उन्हें पुरानी मशीनरी को कोलैटरल रखा हुआ है या लैंड को कोलैटरल रखा हुआ है तो वो कहेंगे ओके सेल द कोलैटरल एंड पे अस द मनी बैक। लेकिन अगर एक्विटी आपने इशू की हुई है तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें ऐसा होगा कि आपका अगर लॉस आ गया है तो आप लॉस देखिए, प्रॉफिट भी शेयर करना था, अब लॉस भी वो आपके साथ शेयर करेंगे, एक्विटी होल्डर्स लॉस शेयर करेंगे एंड दे कैन नॉट आस्क टू लिक्विडेट द एसेट्स, कि अपने एसेट्स को वो बेचें और पैसे दें, वो उन्हें वेट करना पड़ेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में बिजनेस दोबारा से चलना शुरू हो जाए और अगर दोबारा से अच्छा चलना शुरू हो जाए और प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाए और शेयर होल्डर्स वो शेयर करें। लेकिन अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी नहीं चल पाता तो बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा और जब बिजनेस वाइंड अप होता है तो सबसे पहले हम डेट होल्डर्स को पैसा देते हैं, वापस करते हैं अपने बिजनेस कोलैटरल जो भी एसेट्स होते हैं उनको बेच के, और जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको सबसे लास्ट में अगर कुछ बचता है तो पैसा मिलता है। सो याद रखिए, अगर आप इक्विटी बाय कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग मोर रिस्क, अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट्स में भी शेयर करेंगे और आपके लॉसेस में भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो आप आपके प्रॉफिट्स में बॉन्ड होल्डर्स शेयर नहीं करेंगे, उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से लगा हुआ है और उसके साथ वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांगेंगे जो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप इनकेस आपके लॉस हो जाता है तो देन यू हैव टू सेल द कोलैटरल एंड गिव देम द मनी, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। सो दोनों चीज़ों के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान आते हैं, हर कंपनी के अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग पोजीशन होती है और उसके मुताबिक ही कंपनी डिसीजन लेगी व्हाट टू डू इन अ सिचुएशन लाइक दिस। Right, if the company raises money using equity,
then it is forced to bring in new shareholders who can interfere in the management and will get a share of net profits. For as long as the company is in operation, the amount of dividends can vary. So एक्विटी, अगर कंपनी एक्विटी इशू करती है तो शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे कंपनी के अंदर. जब शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे तो दे आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस. फिर वो एनुअल मीटिंग्स में आएंगे और वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि अपना उनका जो भी एजेंडा होगा वो कहेंगे, वो बताएंगे. अगर कंपनी में उन्हें कोई मसाइल लगते हैं तो वो इकट्ठे होकर बता सकते हैं कि दीज आर द इशूज़ वी आर कंसर्न अबाउट, इनको चेंज किया जाए. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेजमेंट में लोग जो मैनेजमेंट में उन्हें लगता है कि लोग सही नहीं, उनको फायर भी कर सकते हैं, नए लोग हायर भी कर सकते हैं. अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा मुदाखलत कर सकते हैं बिजनेस में, बिकॉज देर आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. अगर वो समझते हैं कि बिजनेस में कुछ सही नहीं हो रहा, अगर उन्हें लगता है ऐसा, तो देन दे कैन रेज देयर वॉइस इन एनुअल मीटिंग्स. एंड एनुअल मीटिंग्स में भी है. उसके अलावा बोर्ड जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलकर भी, इफ यू आर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, यू कैन मीट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टेल देम अबाउट योर कंसर्न्स. इसलिए ऑब्वियसली यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन दैट कंपनी एंड दे हैव टू हियर योर वॉइस. एंड उसके अलावा ये होगा कि आपको अपने प्रॉफिट शेयर करने में पड़ेंगे उन शेयर होल्डर्स के साथ फॉर एज लॉन्ग एज द कंपनीज ऑपरेशन. जब तक कंपनी चलती रहेगी आपको अपने आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके साथ शेयर करने होंगे. द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स कैन वेरी. मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट डिविडेंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट पे. अगर मैनेजमेंट समझती है कि इनके पास कोई पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट अभी मौजूद नहीं है तो वो डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं. अगर वो समझते हैं कि मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके कंपनी शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इट्स देयर डिसीजन. लेकिन इट्स नॉट दैट कि मैनेजमेंट, देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और इसमें अब काफ़ी सारे मैकेनिज्म अब रखे जा रहे हैं, पहले से भी आ रहे हैं मैकेनिज्म काफ़ी आ रहे हैं कि मैनेजमेंट, ये ना हो कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की मफाद में काम करने के बजाय अपने मफाद में ज़्यादा काम करे. इसको एजेंसी थ्योरी कहा जाता है, जो अभी मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखना चाहते हो एजेंसी थ्योरी आप देख सकते हैं. बिकॉज जो मैनेजमेंट होती है वो एजेंट होती है शेयर होल्डर्स की. उन्हें काम करना चाहिए शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में. अगर वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं करते और अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम. और इसको रेडिकेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं. और वन ऑफ द थिंग्स विच दे डू इज़ कि वो ओनरशिप स्टेक्स, जो मैनेजमेंट होती है उनको भी ओनरशिप स्टेक्स दिए जाते हैं थ्रू ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं. हाँ, जब मैनेजमेंट का भी ओनरशिप स्टेक है तो उनके इंटरेस्ट में है कि उनकी जो शेयर होल्डिंग की वैल्यू वो बढ़े. जब उनकी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बाकी सारे शेयर होल्डर्स की भी बढ़ेगी. ये है. उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं और उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा एनुअल मीटिंग होती है, इसमें सब चीज़ें डिस्कस होती हैं. सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है फाइनेंस के अंदर. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं इस दफ़ा. और वो अब ये कोशिश हो रही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए. इसलिए कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि मैनेजमेंट हमें कोशिश ही करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट में काम करे, वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही होती. इस चीज़ को कैसे कम किया जाता है, क्या किया जा सकता है, इस पर बहुत रिसर्च हो रही है. और मैंने आपको बताया था कि वॉकर्स रिव्यू एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नई इस्लाहात जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हुई, इसमें काफ़ी फोकस किया गया. अगर आप देखना चाहते हैं कि वॉकर्स रिपोर्ट में क्या है तो जस्ट सर्च इट ऑन द गूगल एंड यू विल फाइंड इट आउट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं. वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कैश फ्लोज अटैच्ड टू द बॉन्ड्स. Bonds are direct claim securities. The bond holders will receive the coupon interest rate and he will also receive his principal amount at the time of maturity. Where are these cash flows coming from? Right. So सबसे पहले हम देखते हैं कि the value of the bond can be calculated from the cash flows. कोई भी एसेट होता है, अगर कोई सिक्योरिटी है तो उसको वैल्यू करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कैश फ्लोज. फर्स्ट थिंग इज कैश फ्लोज कि हमें कितनी कैश फ्लोज मिल रही है. सेकंड थिंग इज कि कब मिल रही है, फ्यूचर में कहाँ मिल रही है. सो ऑब्वियसली अगर हमारी जो द बॉन्ड होल्डर विल रिसीव कूपन इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको कूपन का इंटरेस्ट रेट मिलेगा. जो अगर मेच्योरिटी 2 साल है तो पहले साल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, फिर दूसरे साल इंटरेस्ट रेट मिलेगा और दूसरे साल हमें जो प्रिंसिपल है वो भी वापस मिल जाएगी बॉन्ड होल्डर को. तो अगर हम 2 साल के लिए, तो ऑब्वियसली जो पहले 1 साल के बाद हमें चीज़ मिली उसको हमें 1 साल के रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा. जो दूसरे साल पे मिली उसको हमें 2 साल के रेट पे डिस्काउंट करना पड़ेगा. इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम. जो हम चीज़ें बेसिकली मैं आपका जो हम फ्रेमवर्क एक बनाते आए, पीछे से देखते आए
कैपिटल बजटिंग में और प्रेजेंट वैल्यूज़ में वही सब चीज़ें, वही सब कॉन्सेप्ट अब हम बॉन्ड्स में यूज़ करेंगे, वही सब चीज़ें हम स्टॉक्स में यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पहले उसके लिए ये देखना है कि असल में बॉन्ड्स में किस तरह से हमें कैश फ्लोज मिल रही हैं और कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। जब ये पता चल जाता है देन इट्स वेरी इजी टू वैल्यू ऑल दिस थिंग्स। हाउ द कंपनी इज एबल टू पे इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर्स? द कंपनी इज मेकिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. Those cash flows depend on the cash flows of the real business, that the textile factory cash flow from the sale of fabric. So मैंने पूछा था अभी कि where these cash flows are coming from. How the company is able to pay interest to the bondholder. Bondholder को इंटरेस्ट ऐसे ही पे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप आपने बॉन्ड इशू किया नई मशीनरी बाय करने के लिए, वो नई मशीनरी बाय करने के बाद वो एक नेट पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट है। नई मशीनरी लगाने के बाद आप ज़्यादा कपड़ा बना सकेंगे। जब ज़्यादा कपड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा कपड़ा सेल होगा और ज़्यादा कैश फ्लोज आपको आएंगे। जब वो कैश फ्लोज आएंगे तो उन कैश फ्लोज से आप इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल भी पे करेंगे। दोज कैश फ्लोज डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लोज फ्रॉम द रियल बिजनेस, जो आपने रियल मशीनरी लगाई है उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट हुई है या आपने ज़्यादा चीज़ बनाना शुरू कर दी। द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कैश फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ फैब्रिक, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। Bond value is coming from fabric sale. This is why the bond is called direct claim security, whose value depends on the value of some underlying real asset. Right, ये चीज़ हमने पहले भी थोड़ी डिस्कस की है। Bond value is coming from fabric sale. Bond की जो वैल्यू है तो फिर obviously it is coming from fabric sale, इसलिए कि fabric sale होगा, कैश फ्लो आएगी तो बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगी। So bond value is coming from fabric sale. This is why the bond is called a direct claim security. So it is a direct claim security whose value depends on the value of some underlying real asset. इसको डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटी इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है सम अंडरलाइंग, एक रियल एसेट जो अंडरलाइंग है। रियल एसेट क्या है? वो पूरी जो नई मशीनरी आई जिससे ज़्यादा सेल्स हो रही है वो दैट इज अंडरलाइंग एसेट, तो इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स इन पाकिस्तान। The bonds take on the form of term finance certificates. ये शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था, I said कि we'll discuss them in detail. Now we're discussing them. The bond take on the form of term finance certificates, TFCs. These are traded on 3 stock exchanges of Pakistan. ये पाकिस्तान के 3 stock exchanges पे ट्रेड होते हैं। It is quite common to trade bonds in the stock markets. इन द स्टॉक मार्केट में बड़ा कॉमन है बॉन्ड्स का इस तरह से सेल होना, ट्रेड होना। इन पाकिस्तान द पार वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ ईच TFC इज जनरली ₹1000। जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की वो जनरली ₹1000 होती है। अगर आप बॉन्ड बाय कर लेते हैं 1000 फेस वैल्यू का जिसके ऊपर 15% इंटरेस्ट रेट है तो आपको ₹150 पर ईयर उसके ऊपर मिलेंगे। और अगर आपने वो बॉन्ड की ड्यूरेशन होगी, अगर 2 साल ड्यूरेशन है तो ₹150 आपको पहले साल मिलेंगे, सेकंड साल मिलेंगे और सेकंड साल आपको जो आपकी फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹1000 जो भी हमने यहाँ पे देखी है वो भी वापस मिल जाएगी। सो इट इज़ जो मैकेनिक्स हैं वो सारे हमने डिस्कस करनी वो सारे सेम है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जब लिस्ट हुई होती है तो कैसे अवेलेबल होती है, आप कैसे इसको उस सिचुएशन में देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो आपकी जनरली फेस वैल्यू 1000 हो सकती है लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है। इट इज़ नॉट कि यू हैव टू स्टिक टू दिस, यू कैन हैव अ डिफरेंट फेस वैल्यू एज वेल। द लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज जनरली लिमिटेड और फाइनाइट, दैट इज 6 month, 1 year, 3 year, 5 year। 6 month अगर होगा तो इट्स मोर ऑफ अ बिल, इसलिए कि वो लेस देन 1 year है। एंड मोस्टली 1 year उससे ज़्यादा के जो होते हैं उनको हम बॉन्ड्स कहते हैं, वो फिर 1 year, 3 years, 5 years बॉन्ड होंगे। द बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय एनीवन, पब्लिक और प्राइवेट। बॉन्ड्स जो इशू करते हैं वो पब्लिक से मुराद गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं हु इज़ इन नीड ऑफ द मनी। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती हैं। टी बिल्स, अब देखिए ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। सो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स एंड टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड FIB लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज बॉन्ड्स। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बिल्स को कहते हैं और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उस तरह की चीज़ें जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड्स जैसी होती हैं। दे आर कॉल्ड बॉन्ड्स एंड दे आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस एंड if you go to the stock exchanges website you can find details about it, and I would really urge you to find about term finance certificates on the websites of the 3 stock exchanges ताकि आपको इनके बारे में और
पता चल सके, और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में आप पता कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे जाके। द मेन स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। राइट, so face value is the amount which is mentioned on the bond paper. Par value is fixed but the bonds are traded in the markets. देखिए, फेस वैल्यू वो होती है जो मेंशन हुई होती है बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड के पेपर के ऊपर। पार वैल्यू इज फिक्स्ड, फेस वैल्यू पार वैल्यू इज द सेम थिंग। फेस वैल्यू इज फिक्स्ड बट द बॉन्ड्स आर ट्रेड इन द मार्केट। फेस वैल्यू तो फिक्स होती है लेकिन बॉन्ड्स ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। As the financial health, cash flows and income of the company changes with time, the market value or price of the bond changes even though its par value is fixed. देखिए, पार वैल्यू तो सेम होती है लेकिन कंपनी की जो कंपनी के बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी। देखें, अगर आपने कंपनी का बॉन्ड बाय किया हुआ है और आपको ये पता चलता है, मार्केट में ये बात आती है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो फेस वैल्यू है वो कुछ और होगी, लेकिन हो सकता है जो मार्केट वैल्यू काफ़ी कम हो जाए। और ये भी हो सकता है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो कुछ और हो और मार्केट वैल्यू और कंपनी की परफॉर्मेंस उस सब पे बेस करके उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और उससे ज़्यादा बेहतर हो। सो ये चीज़ें हम देखेंगे, जो यील्ड टू मैच्योरिटी में सब चीज़ें आएंगी, डिटेल में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं और इसमें इसके क्या क्या जो सब चीज़ें वो कैसे इफेक्ट करेंगी। Market prices also change depending on the supply demand for the bond, altered finance certificate and investors perception. इन्वेस्टर्स परसेप्शन के बारे में तो मैंने बात कर दी है, लेकिन डिमांड सप्लाई देखें, प्राइसिंग हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। प्राइसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो ऑब्वियसली द प्राइस विल बी लो। अगर आपके टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जो उनकी प्राइस है वो हाई होगी। और इसके अलावा इन्वेस्टर परसेप्शन, बिहेवियरल फाइनेंस में चीज़ें आ जाती हैं कि इन्वेस्टर क्या परसीव कर रहे हैं, मार्केट में उन्हें क्या लगता है कंपनी के बारे में, सो इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। मेजर रीजन इज द चेंज इन इंटरेस्ट रेट इफेक्ट द बॉन्ड प्राइस। वी डिस्कस इट इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स। देखिए, जब चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में तो वो बहुत इफेक्ट करता है बॉन्ड प्राइस को, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। इस वजह से इन्वेस्टर्स कंसर्न रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो विल सी ऑल दीज इन द अपकमिंग लेक्चर्स। In case of textile company, this company issues a bond at the fixed coupon interest rate at 15% of par value. So 15% par value पे कोई भी कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी ने बॉन्ड इशू किए। The rate is fixed and should be paid by the company. ये रेट फिक्स्ड है जो कंपनी पे करेगी। नॉन पेमेंट ऑफ दिस वुड डिफॉल्ट एंड रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी पे नहीं कर सकेगी तो कंपनी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा और कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। मैंने आपको बताया कि दिस इज डेट फाइनेंसिंग। इफ अ कंपनी इज इशूइंग डेट फाइनेंसिंग, इट नोज द रिपरकशन। रिपरकशन से मुराद है, उन्हें पता है कि अगर कंपनी हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो तब भी वी हैव टू सेल द एसेट्स, वी हैव टू पे देम। सो दिस इज द रिस्क दे आर टेकिंग। However, the market interest rates keep on moving and it changes on a daily basis. लेकिन अगर आप मार्केट का इंटरेस्ट रेट देखें तो वो चेंज होता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और सेंट्रल बैंक हमारा ये जो इंटरेस्ट रेट है वो सेटअप करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। वी हैव डिस्कस दिस फैक्टर्स दैट कॉज द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट इन प्रीवियस लेक्चर्स। हम देख चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होती हैं वो किस वजह से होती हैं। जो मैंने इंटरेस्ट रेट की वो सारी इक्वेशन दिखाई थी, उसमें आपको पता है इसमें डिफॉल्ट प्रीमियम्स और ये वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सो इफ यू आर अ बिट रस्टी ऑन दैट, गो बैक एंड हैव अ लुक अगेन एंड कम बैक एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन ऑफ द लेक्चर मच मोर रोबस्टली। Bond is a type of direct lend security, a legal contractual paper whose value is secured by real assets owned by the issuer. जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉन्ड जो होते हैं वो मोस्टली backed by some real assets होते हैं जो collateral होता है। Bond is issued by the issuer or borrower to the bondholder, a lender, investor, financier in exchange of the cash. Bond जो issue करते हैं वो in exchange of cash obviously होता है, वो lender borrower को करता है। Borrowers and lenders can be individual persons or companies or governments. So individual people हो सकते हैं, companies हो सकती हैं, governments हो सकती हैं। So it can be used anywhere. इसकी एग्जांपल्स में हम टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स इज यूज्ड बाय पब्लिक लिस्टेड इंडस्ट्रियल कंपनीज। जो हमारे लिस्टेड इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट यूज़ करती हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स इशूड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इशू करती हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं।
टी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट. Bond is a legal contractual paper certificate that represents long-term debt or long-term promissory note. Bond paper contains legal and numerical points. Bond के मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक सिक्योरिटी आती है तो we have to be very careful in reading all the terms and conditions of that paper, because जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो सब कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशंस के उसके ऊपर होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लीगल पॉइंट्स हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट्स क्या हैं. अगर आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ओनली देन यू कैन इन्वेस्ट सक्सेसफुली इन बॉन्ड्स एंड मेक यूज ऑफ देम. So numerical features: maturity or tenure or life. Measured in years. On the maturity date when the bond expires, the issuer returns all the money, principal, par and interest coupon to the investor, thereby terminating or redeeming the bond. That is 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, 10 years. Maturity, tenure और life हम बताते हैं कि कितने अरसे बाद कितने अरसे के लिए ये लोन होगा. Measured in years. On the maturity date the bond expires, the issuer returns all the money, principal plus interest to the investor, thereby terminating or redeeming the bond. जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको उस दौरान सारे कूपन्स भी मिल चुके थे और फाइनली आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाती है. तो वो जो पूरा पीरियड होता है उसको हम मैच्योरिटी, टेन्योर और लाइफ कहते हैं. ये 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल भी हो सकता है. पार और फेस वैल्यू. प्रिंसिपल अमाउंट जनरली प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड पेपर, रिटर्न एट मेच्योरिटी, दैट इज ₹1,000 और ₹10,000. जो भी फेस वैल्यू जिसके ऊपर लिखी हुई होगी वो हमें जब मेच्योरिटी का जब हमारा पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमें वापस मिल जाएगी. इस दौरान हमें कूपन रेट्स मिलेंगे. सो पार वैल्यू, फेस वैल्यू वो होती है जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जनरली प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड पेपर, जो प्रिंट हुई होती है बॉन्ड पेपर के ऊपर. कॉन्ट्रास्ट इज टू मार्केट वैल्यू और एक्चुअल प्राइस बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड. जो मार्केट वैल्यू इसकी होगी वो सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करेगी. एंड इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड यूजिंग बॉन्ड पासिंग और प्रेजेंट फार्मूला. और उसके अलावा आप एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसके निकाल सकते हैं. इट्स बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक और फेस वैल्यू एस्टिमेटिंग यूजिंग बॉन्ड पासिंग और प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपका डिस्काउंट रेट क्या है, उसके बाद कौन से आपको जो इनकम फ्यूचर में मिलनी है, कूपन्स मिलने हैं, वो कब मिल रहे हैं, आप उनको डिस्काउंट करके वापस लाएंगे और फाइनली जो आपकी फेस वैल्यू उसको भी डिस्काउंट करके लाएंगे. सो आप एक इंट्रिंसिक वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं. ये मुख्तलिफ वैल्यू जब आपके सामने आएंगे तो उससे आपको काफ़ी आइडियाज़ होंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और बॉन्ड की वैल्यू ये बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बॉन्ड अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं. कूपन इंटरेस्ट रेट. परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू पेड आउट एज इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन मार्केट वैल्यू. दैट इज 5%, 10%, 15%. मैंने आपको पहले बताया था कि हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है जो जिसके ऊपर बेस्ड होता है कूपन, उसको हम कूपन इंटरेस्ट रेट कहते हैं. कूपन इंटरेस्ट रेट इक्वल टू कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू. जो भी कूपन रेट अगर 15% है तो पार वैल्यू अगर 1000 है तो वो 150 हो जाएगा, और अगर 10,000 है तो वो 1500 हो जाएगा. सो ये सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. कूपन रिसीट्स कैन बी पेड आउट मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली. कॉन्ट्रास्ट टू मार्केट इंटरेस्ट रेट मैक्रो इकोनॉमिक. सो इसको आप मार्केट इंटरेस्ट रेट जो मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं. इंडेंचर. अब हम जरा बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीगल पॉइंट्स पे आ जाते हैं. इंडेंचर, लॉन्ग लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द इशुअर और बोरोवर एंड द बॉन्ड ट्रस्टी, generally a bank of or financial institution that acts as the representative of all bondholders, basically protects bondholders from mismanagement by bond issuer, default or other security holders. Basically अगर देखा जाए तो बॉन्ड होल्डर्स बहुत सारे होते हैं और जो बॉन्ड इशू होता है वो एक होता है मोस्टली. और जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे बहुत सारे हुए हुए हों तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है किसी अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट कि किस बंदे को कितना मिलेगा, कैसे होगा, सब कुछ. तो ये काफ़ी सारा काम होता है. इंडेंचर हम उसको कहते हैं कि एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल बॉन्ड होल्डर्स. वो सारे बॉन्ड होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और वो एक उन सब का रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपके इशूअर के साथ सब कुछ जो उसकी कंसल्टेशन होगी वो होगी. और इन केस ऑफ बॉन्ड डिफॉल्ट कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो एक बंदा इंटरेक्ट करेगा और फाइनली वही एक बंदा फिर सारे बॉन्ड होल्डर्स को के साथ जो भी सिचुएशन बनती है उसमें वो डील कर सकता है. सो इट्स कॉल्ड इंडेंचर. Claims on assets and income. Bondholders have the first claim on assets in case the company closes down. जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा डिस्कस चुका हूँ कि बॉन्ड होल्डर्स का सबसे पहले जो बॉन्ड होल्डर्स का क्लेम होता है बिजनेस के ऊपर अगर कोई कंपनी फेल होती है.
और ऑब्वियसली इनके लिए तो असाइन भी हुआ होता है कि दिस इज़ द कोलेक्ट्रल, तो उस कोलेक्ट्रल को सेल करके हम बॉन्ड होल्डर्स को पे कर देते हैं। प्रॉब्लम्स के दफ़ा आते हैं कि कोलेक्ट्रल भी वैल्यू लूज़ कर जाता है, तो उस केस में कंपनी के बाकी और हमें फिर ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ तब आती हैं जब आपका कोलेक्ट्रल भी वैल्यू लूज़ कर गया। फिर आपको देखना पड़ता है कि कंपनीज के कौन से एसेट्स बेच के बॉन्ड होल्डर्स को सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद किसको देंगे, थर्ड नंबर पे किसको देंगे। सो दीज आर ऑल द मेजर थिंग्स विच वर्क है। The financial charges due to bondholders must be paid out from income before any net income can be distributed to stockholders in the form of dividends. So अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लो तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को आउट निकालते हैं और इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। उसके बाद स्टॉक होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते बिकॉज पहला जो क्लेम होता है वो उनका होता है। आपको मैंने एक रेशो को पहले बताया था, इंटरेस्ट अर्न रेशो। उसमें हम देखते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और उसके आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और आप उसके और हम देखते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल कितना है। जब हम इस नंबर को देखते हैं तो वो नंबर हमारे पास जितना हाई आता है उतना बेहतर होता है। और जो भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के इस नंबर को पहले देखते हैं कि पहले इस कंपनी कितनी आसानी से अपने इंटरेस्ट को पे कर रही है। अगर वो नंबर लो है तो बिजनेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है डेट फाइनेंसिंग हासिल करना। अगर वो अच्छा नंबर है, हाई नंबर है, बहुत ज़्यादा हाई की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इट्स रीजनेबल नंबर, तो कंपनी के लिए आसान है और फाइनेंसिंग हासिल करना बिकॉज लोगों को पता है कि वो अपने प्रॉफिट्स के अंदर से आसानी से अपना इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ मोर एप्लीकेशन ऑफ ratios in bonds. Claims on assets and income. If issuer or borrowers does not pay the interest to the bondholders, that is default, then the firm can be legally declared insolvent, bankrupt, and forced to close down. So this is the risk associated with issuing bonds. कि अगर आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकते टाइम पे, then the firm can be legally declared insolvent. Insolvent भी डिक्लेयर की जा सकती है, bankrupt हो सकती है, forced भी हो सकती है क्लोज डाउन होने के लिए। If issuer or borrower does not pay the interest to bondholders, that is default, then the firm can legally be declared insolvent, bankrupt, or forced to close down. That's the same thing. Security, collateral. Mortgage bonds are backed by real property. Mortgage bonds जो होते हैं वो they are backed by real property, that is land, building, machinery, inventory, whose value is generally higher than that of the value of the bonds issued. अच्छा, एक बात मैंने आपसे की थी कि सिक्योरिटी जो हमने एज ए सिक्योरिटी हमने कोई चीज़ रखी हुई है कि अगर बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ये हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है। तो अक्सर जब हम सिक्योरिटी के लिए चीज़ रखते हैं तो हम उसकी 100% वैल्यू पे इशू नहीं करते। देखें, अगर सिक्योरिटी हमने कोलेट्रल या कोई वैल्यू हमने कोई बिल्डिंग रखी है या कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 1.5 मिलियन, 15 लाख उसकी वैल्यू है, तो हम उसकी जो उसके अगेंस्ट जो हम बॉन्ड हम करेंगे इशू, वो होगा दैट इज़ अबाउट 80% वैल्यू या 70% वैल्यू हम उसकी लेंगे। क्यों वो 70% 80% वैल्यू का हम बॉन्ड इशू करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि सिक्योरिटी का 100% आप बॉन्ड इशू ना करें, बिकॉज जो आपका लैंड है उसकी वैल्यू भी थोड़ी नीचे थोड़ी ऊपर जा सकती है। सो अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वैल्यू बहुत नीचे भी जा सकती है। सो इसलिए अगर हमने कुछ एक मार्जिन, एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो अगर आपकी वैल्यू 20 to 30% कम भी होती है तब भी आप बॉन्ड होल्डर्स को आसानी से पे आउट कर सकते हैं। बॉन्ड होल्डर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। सो इसमें एक बात आप याद रखें कि जो भी आप चीज़ सिक्योरिटी के लिए रखते हैं उसकी 100% वैल्यू पे बॉन्ड इशू नहीं होता, उसकी 70% वैल्यू पे बॉन्ड इशू किया जा सकता है या 80% पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड हाउ सस्टेनेबल इज इट्स प्राइस। Debentures and subordinated bonds are not secured by real property, but they are backed by personal or corporate guarantees, and their security and value is tied to the anticipated future cash inflows of the business. Debentures and subordinated bonds are not backed by real assets. ये वो personal और corporate guarantees पे डिपेंड करते हैं और जो उनकी वैल्यू होती है वो टाइड होती है anticipated future cash flows, जो कि सारे bonds की होती है। अब हम bond ratings and risk पे आ जाते हैं। Bonds are rated by various rating agencies internationally by Moody's and Standard & Poor's. इसके अलावा Fitch is another company, and मैंने आपको बताया कि ये bonds कंपनी के bonds भी करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस इनकी वेबसाइट पे हुआ होता है। अगर आप Moody's या S&P की वेबसाइट पे जाएंगे तो you can have a look at all these things. I would recommend you to go to the websites of Moody's or S&P or Fitch and देखें कि वो मुख्तलिफ कंपनीज को कैसे वैल्यू कर रहे हैं। उन्होंने अपने वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। रिसेंटली जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया इसमें जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज़ थी, जो डेरिवेटिव्स हैं, जो आप भी फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, उनको जो वैल्यू किया था मूडीज एंड S&P में, उनने वैल्यू बड़ी जल्दी लूज़ की थी क्राइसिस में। दैट्स वाई इन रेटिंग एजेंसीज पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आया
कि प्रॉब्लम ये था कि जो अगर मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ता था रेटिंग एजेंसीज के पास अपने बॉन्ड्स की वैल्यूएशन लेने के लिए, और ऑब्वियसली मुझे पेमेंट करनी पड़ती थी उसके लिए। अगर मैं ही जा रहा हूँ उनके पास अपनी चीज़ की वैल्यूएशन कराने के लिए, मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं उनको ज़्यादा पैसे दे के एक अच्छी रेटिंग हासिल कर सकता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें आता है। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है कि कंपनीज़ ने पैसे दे के अपनी अच्छी रेटिंग करवा ली, एंड उसकी वजह से अब इन रेटिंग एजेंसीज की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हर्फा है। लेकिन अल्टरनेटिव किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर ये रेटिंग एजेंसीज ना हो तो कोई भी बिजनेस इतने बड़े एनालिसिस खुद से नहीं कर सकता। इट विल बी वेरी कॉस्टली टू फाइंड ऑल दोज फाइनेंशियल मैनेजर्स जो ये सब काम कर सकते हो। अगर एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी जैसे मूडीज या S&P या फिच है तो उसमें ये फ़ायदा है कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिल जाती हैं कि ऑब्वियसली वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो स्पेशलाइज करते हैं इन सब चीज़ों में। सो कुछ नए रेगुलेशंस बने जिनमें अब इन कंपनीज को बताया गया है कि आप कैसे ऑपरेट करें, और अभी चीज़ें उतनी सही नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर फाइनेंशियल सिस्टम। इन पाकिस्तान में हमारे पास पाकरा है, VIS है, ये रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेट करती हैं मुख्तलिफ बॉन्ड्स को और इस तरह की चीज़ों को। Based on future risk potential of the company that is the issuer of the bond risk increases with operating losses। अगर हमारे ऑपरेटिंग लॉसेज इंक्रीज हो जाते हैं तो बॉन्ड का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। चेक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सेसिव बोरोइंग और डेट। चेक बैलेंस शीट में देखें, अगर हमारे पास एक्सेसिव बोरोइंग है, अगर बोरोइंग बहुत हाई है तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो तो वो ऑब्वियसली अनस्टेबल करता है कंपनी को कि दैट दे हैव टू पे इन एनी कंडीशन। सो अगर एक्सेसिव बोरोइंग है तो दैट मेक्स बॉन्ड्स रिस्की। लार्ज वेरिएशंस इन इनकम। अगर कंपनी की लार्ज वेरिएशंस हैं इनकम के अंदर तो वो भी उनके बॉन्ड्स को रिस्की करते हैं। इसलिए कि देखें, आप अगर एक साल का आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर जा रहा है, दूसरे साल बहुत नीचे आ जाता है, दूसरे साल अगर आप अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे नहीं कर सकते, यू एंड बिकॉज हो सकता है कि फ्लक्चुएशन ऐसी हो कि अगले साल आपका फिर इंप्रूव हो जाए, कम हो जाए, लेकिन अगर एक साल भी आप पे नहीं कर सकेंगे अपने बॉन्ड होल्डर्स को तो बिजनेस को क्लोज होना पड़ेगा और बॉन्ड्स उसके रिस्की होंगे। स्मॉल साइज बिजनेस। अगर छोटे बिजनेस है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं, तो छोटे बिजनेस ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्की होते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है, उनके लिए आसानी है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। लेकिन एक स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बॉन्ड्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए कि उनको बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, सिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा है। कंट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इसके अंदर आ जाता है कि कंपनी ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो पाकिस्तान के कंट्री रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से उसको डील करना पड़ेगा। अगर वो किसी और मुल्क में है तो वहाँ पे भी, बिकॉज दिस इज जनरल वर्किंग एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो इफेक्ट करता है। फिर हम बॉन्ड रेटिंग्स की बात करते हैं। जो नेशनल रेटिंग जो होती हैं वो AAA, AA, C सब बहुत सारी रेटिंग है। ऑल्सो प्लस इज बेटर, माइनस इज वर्स, A+ इज बेटर देन A माइनस इज वर्स देन A। सो गो टू दिस वेबसाइट एंड देखिए कि कौन सी रेटिंग्स हैं, और रेटिंग का क्राइटेरिया भी आगे लिखा हुआ है। सो फाइंड आउट अबाउट दैट योरसेल्फ, राइट। सो इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और बाकी सब चीज़ें आ रही हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आई वुड लाइक टू फिनिश ऑन दिस पॉइंट, आई विल जस्ट डू अ जनरल ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी डिड इन दिस लेक्चर, ताकि फिर हम अगले लेक्चर में ताकि जब अगले लेक्चर में हम जाएँ तो हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हों। सो इन दिस लेक्चर वी फोकस ऑन बॉन्ड्स, व्हाट एग्जैक्टली आर बॉन्ड्स, बॉन्ड हैं क्या, और बॉन्ड्स की जो बॉन्ड्स क्लासिफिकेशन क्या है, बॉन्ड्स इक्विटी से कैसे डिफरेंट हैं, और बॉन्ड्स और इक्विटी में बेसिक फ़र्क क्या है। अगर एक कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। एंड अगर कोई कंपनी इक्विटी इशू करेगी तो उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हमने बॉन्ड्स के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस देखी। न्यूमेरिकल में देखा कि टर्म टू मैच्योरिटी मतलब कि कितने अरसे के लिए वो चलेगी, वो क्या है। उसके अलावा कूपन रेट क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि बॉन्ड के काफ़ी सारे लीगल पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सिक्योरिटीज़ क्या हैं, सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होती है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने बॉन्ड्स के में देखी। बॉन्ड्स आर बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़। डेट का मोस्टली फ़ायदा ये होता है कि डेट की जो डेट आप एक अरसे के लिए ले सकते हैं जिसका रेट ऑफ रिटर्न है वो कम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, और कुछ अरसे के लिए आपको फाइनेंसिंग अगर चाहिए तो आप वो लेके उसको यूज़ करके डेट होल्डर्स को कूपन पेमेंट दे के और फाइनली उनके प्रिंसिपल वापस करके आपका उनसे जो रिलेशनशिप है वो उस तरह से ख़त्म हो जाता है एक ट्रांजैक्शन के बाद।
लेकिन इक्विटी होल्डर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं वो बिज़नेस में परमानेंट ओनर्स होते हैं जो आपकी मैनेजमेंट के साथ में मुदाखलत कर सकते हैं। और मुदाखलत आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड सेंस, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास एक राइट है, वो एक्सरसाइज उसको कर सकते हैं। और उसके अलावा ये होगा कि एक दफ़ा आपने इक्विटी इशू कर दी तो फिर आपके फ्यूचर जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे आपको उनको शेयर करना पड़ेगा बिजनेसेस के साथ। और हमने ये देखा कि डेट इज़ रिस्की बिकॉज अगर एक साल बिजनेस अपने फाइनेंसेस पे नहीं कर सकता तो डेट होल्डर जो है वो लीगली वो उनसे कंपनी को बैंकरप्टेड करवा के भी अपने पैसे ले सकता है। लेकिन इक्विटी अगर आपने इशू की हुई है तो यू डोंट हैव दिस कंसर्न, बिकॉज इक्विटी अगर इशू हुई है तो इक्विटी में आपको अगर एक साल अगर आप लॉसेस में भी जा रहे हैं तो यू हैव, देखें तो इट इज़ एन ओनरशिप स्टेक। अगर आप प्रॉफिट्स में भी उनको हिस्सा देंगे फिर लॉसेस में भी वो लोग आपके हिस्सादार बनेंगे। सो ये सब चीज़ें हमने देखी और कंपनीज काफ़ी इनोवेशन कर रही हैं, काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं। अभी हमने देखा तो कंपनीज कई क्लासेस के शेयर्स इशू कर रही हैं। रिसेंटली गूगल ने शेयर्स इशू किए हैं जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। और अगर शेयर के साथ कोई वोटिंग राइट ना हो तो व्हाट इज़ इट डेट और इक्विटी। अब इसमें इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। कंपनी अब बेसिकली अमेरिका में जो फाइनेंशियल इनोवेशन जो फाइनेंस में सब चीज़ें होती हैं वो शुरू अमेरिका से ही होती हैं, फिर पूरी दुनिया वो उनको अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक फिर अप्लाई करती है। अब कंपनीज जो नैस्डैक पे रजिस्टर्ड हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंपनीज को पूरी करनी पड़ती हैं। कहीं पे भी अगर आप कहीं किसी स्टॉक एक्सचेंज में आपने बॉन्ड्स इशू करनी है, स्टॉक्स इशू करने हैं तो आपको लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। जब लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट थी अमेरिका में वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन नैस्डैक जहाँ पे मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज इशू करती हैं अपने स्टॉक्स वो डिफरेंट है। तो जो आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज थी वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर नहीं आपको करने देती कि ये ए क्लास शेयर है, बी क्लास शेयर है, सी क्लास शेयर है, कि डिफरेंट राइट्स हों, डिफरेंट चीज़ें हों। लेकिन नैस्डैक ने अलाउ कर दिया। गूगल ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। गूगल ने जब पहली दफ़ा अपना पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया तो उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस शेयर्स की इशू की। कुछ के वोटिंग राइट्स ज़्यादा थे, कुछ के वोटिंग राइट्स कम थे। तो इस तरह से वैसे ये इट इज़ नॉट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रैटेजी, लेकिन गूगल डिड दैट बिकॉज उनकी इसके जो दो ओनर हैं सर्चे बेन एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द अदर्स नेम, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर कायम करे और ऐसा ही हुआ और अभी तक भी उन्हीं का ही कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल इश्यूज जो जब हम मार्केट में देखते हैं तो हमें पता चलता है। सो अगेन आई वुड लाइक यू टू गो टू द फाइनेंशियल लिटरेचर। फाइनेंशियल टाइम्स देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स का बिजनेस सेक्शन देखें। उसके अलावा पाकिस्तान की फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए डॉन और न्यूज़ के बिजनेस सेक्शंस देखें और इस तरह की फाइनेंशियल न्यूज़ देखने की कोशिश करें और जो चीज़ें हम पढ़ें उनको रिलेट करने की कोशिश करें। तो देन यू विल एंजॉय द कोर्स अलॉट and you will have a very good time learning about financial management. That's all for today. Thank you very much for your time. See you soon. Thank you.